नमस्कार दोस्तों। मित्रों, हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं पिछले ईयर के पीवाईक्यूज। और पिछले 5 नवंबर को यानी कि जो संडे को पेपर हुआ था उसका ये आखिरी जो वीडियो है वो है। यानी कि आखिरी जो 100 से 125 तक का प्रश्न है उनको हम लोग आज इसमें सॉल्व करेंगे। तो साथियों, इसको आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कल से जो आज यानी कि 19 नवंबर को हुआ है टेस्ट, उसको सॉल्व करेंगे। बीच में एक संडे को टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि बीच में दिवाली भी आ गई थी, तो इसलिए टेस्ट नहीं हुआ था। आज जो टेस्ट हुआ है उसको कल से डालते रहेंगे हम 25-25 करके एक हफ्ते तक। तो इस तरह से आज हम लोगों के सामने जो साथियों है पहला प्रश्न वह है कौन सा भारत में कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित है, यानी कि सबसे कम संभावना वाला भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है। अरावली का पर्वतीय पाद क्षेत्र, या पश्चिमी गुजरात क्षेत्र, या कश्मीर हिमालय क्षेत्र, या पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र। तो साथियों, ये अरावली पर्वतपाद क्षेत्र जो होगा यह सबसे कम भूकंप संभावित क्षेत्र है, क्योंकि यह बहुत पुराना जो स्थलखंड है उस वजह से यहाँ पर जो स्थलीय भाग है वो मजबूत है। जबकि गुजरात वाला देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। कश्मीर देखेंगे हिमालय में बराबर आता रहता है। पश्चिमी महाराष्ट्र वाला देखेंगे तो इसकी अपेक्षा ये वाला जो होगा 101 का ये वाला वो ज़्यादा सही पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्टोनिक प्लेट और वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं उनकी अवस्थित की। तो इस तरह से हम लोग इसमें देख लेते हैं। नजका प्लेट दिया गया है साथियों कि नजका प्लेट कहाँ है, सकोसिया प्लेट कहाँ है, कोकोस प्लेट कहाँ है, और जुआंडी फूका प्लेट कहाँ पे है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि नजका प्लेट कहाँ है। नजका प्लेट अगर आप देखेंगे तो ये साथियों आपका दक्षिण अमेरिका के और प्रशांत महासागर के यहाँ पे देखिएगा। इस तरह से ये दक्षिण अमेरिका है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में यहाँ पर स्थित है नजका प्लेट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे कह रहा सकोसिया प्लेट, तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट के जो यहाँ पे स्थित है ये है यहाँ पे सकोसिया प्लेट है। ठीक है, तो ये जो सकोसिया प्लेट है दक्षिण अमेरिकी प्लेट के दक्षिण में हो जाएगा। और इसके बाद कोकोस प्लेट की बात कर रहा है, तो कोकोस प्लेट जो होगा वो यहाँ पे होगा कैरेबियन के, यहाँ पे कैरेबियन सागर है इधर ये है, तो यहाँ पर होगा कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट जो होगा वो साथियों होगा कहाँ पे, इस तरह से ये कैरेबियन और प्रशांत के बीच में, इधर प्रशांत है इधर कैरेबियन है, तो इनके बीच में यहाँ पर ये कोकोस प्लेट हो जाएगा। और इसके बाद जुआन डी फूका कह रहा है, तो जुआन डी फूका सीधा सीधा प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे है। यानी कि अगर इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से इस तरह से ये है, मान लीजिए उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और ये इस तरह से ये इस तरह से ये है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा, जुआन डी फूका। तो जुआन डी फूका प्लेट जो हो जाएगा प्रशांत और ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो जाता है पहले का दूसरा, दूसरे का, क्यों भैया डेली आ जाते, दूसरे का जो हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, और तीसरे का हो जाएगा पहला, और चौथे का हो जाएगा चौथा। यानी कि 23-14 जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं हम लोग 23-14 कहाँ पे है। 23-14 डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है। वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, या दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, या वामावर्त गति के साथ अपसारी सीमा और अभिसारी सीमा। तो पहली बात तो ये ध्यान लीजिए साथियों, जो कैलिफोर्निया वाला तट है ये आपका पड़ जाता है इस तरह से, ये मान लीजिए कि अमेरिका है, इस तरह से ये अमेरिका, और इधर अलास्का, और इधर ये कैलिफोर्निया वाला इस तरह से ये। तो ये जो कैलिफोर्निया का एंड्रियास सैन एंड्रियास भ्रंश है, यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं अगर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम ले लेते हैं इससे। चलिए, तो यहाँ पे जो ये सैन एंड्रियास भ्रंश यहाँ पे स्थित है साथियों, वो इसमें गति क्या होती है, एक गति इधर तो एक गति इधर, यानी कि संरक्षित प्लेट किनारा है। तो यहाँ पे किसी तरह से ना तो
अपसरण हो रहा है ना तो अभिसरण हो रहा है, तो ये दोनों तो कट जाते हैं, अपसरण और अभिसरण हो रहा है, रूपांतरण ही। लेकिन इसमें कह रहा है कि कैलिफोर्निया में स्थित सैन एंड्रियास भ्रंश पटल और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है। तो ये दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में। तो अटाकामा मरुस्थल जो स्थित है साथियों, ये आप देखेंगे इस तरह से, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के इस वाले भाग में आपको मिल जाता है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, ये अटाकामा मरुस्थल यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है प्रश्न साथियों कि शुष्क रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर कितना होता है। तो यहाँ पे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए साथियों कि ये रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर जो होता है वो क्या होता है। रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर का मतलब यह होता है कि जब किसी माध्यम को ना तो उष्मा दे और ना ही किसी माध्यम से उष्मा ले, लेकिन फिर भी उसमें तापमान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो वह क्या कहलाता? परिवर्तन। रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन यदि कम होते जाता है तो वह परिवर्तन ह्रास दर कहलाता है। इस तरह से रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर जो होते हैं यह दो तरह के होते हैं। एक होता है शुष्क रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर, एक होता है क्या? शुष्क, या आप इसी को कह सकते हैं ग्रीष्म, शुष्क रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर। और एक होता है साथियों आर्द्र। क्या होता है? आर्द्र रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर। अगर शुष्क की बात करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर के बराबर होता है। उसी तरह से अगर आर्द्र की बात करते हैं तो 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होता है। तो इसमें आपसे शुष्क की बात कर रहा है तो शुष्क कितना होता है? 1000 पर 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर हो जाएगा साथियों, यानी कि 105 का कौन सा हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। और आप लोग यदि वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर किया करें कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, और ये अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए साथियों। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम बराबर आपको वीडियो ला करके दे सकें। नहीं तो लगता है कि यार कोई देख ही रहा है कि नहीं देख रहा है, तो इससे थोड़ा सा डिमोटिवेशन में आप जो है हमको डाल देते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 106 नंबर। तो वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वायुमंडल के जो निम्न स्तर दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, मध्य मंडल, ये सभी दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है? निम्न स्तर को आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में करना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाने का क्रम जो होगा वही होगा आरोही क्रम। तो पहला जो साथी होता है, सबसे नीचे जो होता है, वह आपको पता है कि वह होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको मिल जाता है क्या? समताप मंडल। क्या मिल जाता है? समताप मंडल। इसके बाद अगर आप जाते हैं समताप मंडल, और इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो समताप मंडल में ही ऊपरी परत में देखेंगे अगर तो ओजोन परत भी रहता है। ओजोन परत, ओजोन परत हो जाएगा। ओजोन परत के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मध्य मंडल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? मध्य मंडल आ जाता है। तो क्षोभ मंडल पहला होगा, क्षोभ मंडल तो इन तीनों में ही नहीं है, पहले ही कट जा रहा है यहाँ पर, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसके बाद समताप मंडल और ओजोन मंडल और मध्य मंडल। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है साथियों, ये ओजोन क्षरण का कारण नहीं होता है, बल्कि यह अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। ऑक्सीजन किसी भी तरह से ये जो है प्रदूषण का कारण नहीं होता है। हाइड्रोजन देखेंगे तो इसका भी बहुत कम जो है योगदान होता है वायुमंडल में, तो यह भी बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं करता है। लेकिन ओजोन क्षरण में अगर आप देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपके एसी और फ्रिज वगैरह से निकलता है, तो इसका
जो होता है ओजोन क्षरण में सबसे बड़ा योगदान होता है। आगे हम लोग देखते हैं 108 नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चर्म कैंसर होता है? गामा किरण से, पराबैंगनी किरणों से, सूक्ष्म तरंग से और रेडियो तरंग से। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगते हैं, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न लगते हैं कि नहीं लगते हैं, आपके लेवल का लगता है कि नहीं लगता है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि कैसा आपको स्तर ये दिख रहा है प्रश्नों का। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम और अच्छे से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। जितना हम हर संडे को टेस्ट करवाते हैं, हर टेस्ट को हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों का पॉजिटिव व्यू मिलना चाहिए। आप लोग क्या किस तरह से इसको देख रहे हैं वीडियो, उसका हमें रिव्यू जरूर मिलना चाहिए, कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चर्म कैंसर होता है? गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, सूक्ष्म तरंगों से या रेडियो तरंगों से? तो इसमें अगर आप देखेंगे 108 का तो हो जाएगा पराबैंगनी किरण, गामा किरण होगा नहीं, सूक्ष्म तरंग होंगे नहीं, और रेडियो तरंगे तो आप जानते हैं रेडियो तरंगों से ही संचार का माध्यम होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? यहाँ पे कह रहा है नहीं पाई जाती है। दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी जब आप परीक्षा दे रहे हो तो नहीं वाला जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी दिमाग में ये ले लेते हैं कि वो पाई जाती है, और पता लगा पहला ही हम जो ऑप्शन वहां पे लिखा रहेगा पाई जाने वाली ही, उसी को हम तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा नहीं पाई जाती है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन मिलता है, ओजोन की एक परत ही होती है, हीलियम भी मिलता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन मीथेन जो होता है साथियों, यह जो होता है यह नहीं पाई जाती है। मीथेन किसी न किसी तरह से जैविक माध्यमों से यह उत्पन्न होता है, जैसे गोबर हुआ या कोई चीजें सड़ी गली उनसे होता है। तो यह क्या होता है, ये वायुमंडल में एक तरह से ट्रेस गैस के रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा मीथेन। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को सागरीय हिमपात कहते हैं? सागरीय हिमपात की बात कह रहा है कि जब आप देखेंगे महासागरों में तो ये ऊपर की परतों से जो है नीचे की तरफ टुकड़ों के रूप में यहाँ पे क्या होती हैं, थोड़े छोटे छोटे से ये गिरते रहते हैं। ये इस तरह से महासागरों में ये गिरते रहते हैं। तो सागरीय हिमपात जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? सागरीय तली पर सागरीय अवसादों के छोटे छोटे टुकड़ों या कणों का लगातार गिरना, या महासागरीय सतह पर हितूल जिसे आप कहते हैं स्नोफ्लॉक्स का लगातार गिरना, या महासागरीय तली पर सागरीय जीवों के नेक्टन समुदाय के अस्थिपंजरों का छिटपुट गिरना, या उच्च अक्षांशों में लघु हिमकणों का सागरीय सतह पर लगातार गिरना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको काट दीजिएगा, लगातार गिरना। तो इसमें अगर आप देखेंगे साथियों, ये वाला जो विकल्प है, महासागरीय तली पर सागरीय अवसादों के छोटे छोटे टुकड़ों का लगातार गिरना, यह ही क्या कहलाता है? सागरीय हिमपात कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 111 नंबर। 111 दिया गया साथियों यहाँ पे महासागर और या सागर, और उसमें बता रहा है कि गर्त, कौन सा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो इसमें देखिएगा साथियों, जैसे अटलांटिक महासागर कह रहा है, अटलांटिक महासागर में महागर्त जो महासागरीय गर्त है वो रोमांस गर्त स्थित है, तो जरूर स्थित है। अटलांटिक महासागर में अगर देखेंगे गर्त की बात तो यहाँ पे रोमांस गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की बात करते हैं, चैलेंजर गर्त स्थित है, तो ये यहाँ पर स्थित है। हिंद महासागर में अगर बात करेंगे तो हिंद महासागर में डायमेंटिना गर्त स्थित है। कैरेबियन सागर में केमान गर्त स्थित है। यानी कि 1 2 और 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका विकल्प बी सही हो जाता है। तो इस तरह से आपका साथियों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये बी आपका। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न 112 दिया गया है, उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो हमने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है कि उच्चतम लवणता कहाँ मिल सकती है? जहां पे अधिकतम ताप होगा वहीं पर अधिक वाष्पन होगा, जब वाष्पन ज्यादा होगा तो लवणता वहां पे बढ़ जाएगी। तो जहां पे ताप होगा वहीं पे अगर लवणता बढ़ सकती है तो तापमान सबसे पहले आप खोजिए कि कहां पे ज्यादा होगा। उच्च तापमान 10 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य में होता है। तो क्या यहाँ पर होता है, यहाँ पे हम लोग मैप बना लेते हैं इस तरह से। ये है मान लीजिए 0 डिग्री, 0 डिग्री से यहाँ पर 10 डिग्री है, और ये जो है इधर 10 डिग्री है। 10 डिग्री नॉर्थ से और 10 डिग्री साउथ के मध्य में क्या अधिकतम होता है? तो नहीं होता है।
10 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ के बीच में 10 to 15। तो इस तरह से इसमें होता है क्या, तो इसमें भी नहीं होता है। 15 to 20, यहाँ से 20 की बात कर रहा है, 15 to 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में। इसके बाद कह रहा है 20 to 25। तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20 to 25 अगर आप देखते हैं तो कर्क रेखा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होती है 23.5 पर। तो कर्क रेखा पर अधिकतम तापमान गेन किया जाता है। अगर महासागरों की बात करते हैं या वैसे अगर आप देखते हैं तापीय अक्षांश की बात करते हैं तो तापीय अक्षांश तो 20 होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गर्मी अगर आप देखेंगे स्थलों पर तो कर्क रेखा जब होती है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तो वहां पर क्या होता है, अधिकतम गर्मी उत्तरी गोलार्ध में देखी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ। क्या हो जाता है, 20 से 25 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यहीं पर आपको मिल जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश, जिसको आप कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। अब यहाँ पे कहाँ पे मिल जाता है आपको, डी नंबर आपका मिल जाता है 112 का डी। आगे हम लोग देखते हैं 113 है, विगत शताब्दी के दौरान विश्व में समुद्र के स्तर में लगभग कितना वृद्धि हुई है, कितना सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 या 45। तो साथियों 15 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है पिछले एक शताब्दी में। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह जो समुद्र का तल है, ये समुद्र का तल ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है, यह कुल मिलाकर के 15 सेंटीमीटर मोटा हो गया है। ठीक है, ऊंचा बढ़ गया है यहाँ तक, इस तरह से। आगे हम लोग देखते हैं डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है। साथियों इसको हो सकता है कि आप बुक में ना पाएं, और आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में भी हमने जब पढ़ाया था तो ये छूट गया था, तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा कि ये डेविडसन धारा कहाँ पे है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है या दक्षिण प्रशांत महासागर में है या आंध्र महासागर में है या हिंद महासागर में है। वैसे आपको बुक में मिलेगा नहीं, बहुत कम ही मिलेगा। तो ये जो धारा है, क्योंकि ऊपर ये रहती ही नहीं तो ऊपर दिखेगी ही नहीं, तो ये जो डेविडसन धारा है साथियों, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में होता है या दक्षिणी प्रशांत महासागर में होता है, या आप देख रहे हैं अंध महासागर या हिंद महासागर में, तो ये होता है उत्तरी प्रशांत महासागर में। और कहाँ पे होता है इसको भी देख लीजिएगा। जो ये डेविडसन धारा होती है मित्रों, ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का ये वाला अलास्का प्रांत से होने के बाद इस तरह से आप देखते हैं ये हो जाता है। यहां से एक धारा आ रही होती है ठंडी धारा। क्या आ रही होती है, ठंडी धारा। इस ठंडी धारा के ही विपरीत नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी धारा होती है, कैलिफोर्निया की धारा जो होती है। इसी ठंडी धारा के विपरीत अगर आप देखेंगे तो नीचे से एक गर्म जल धारा जा रही होती है। कौन सी धारा, गर्म जल धारा जा रही होती है। और वो जो जल धारा होती है वो कौन सी धारा होती है, वह होती है डेविडसन धारा। कहाँ पे होती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन गर्म धारा है। यहाँ पे पेरू की धारा या कैलिफोर्निया की धारा या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा या क्यूरोसियो की धारा। तो साथियों कैलिफोर्निया की धारा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बता दिया कि कैलिफोर्निया की धारा कैसी धारा है, ऊपर से आ रही ठंडी धारा है, तो ये तो हो नहीं सकती है। पेरू की धारा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से ये है, पेरू की धारा इधर से जाती है, ये भी ठंडी धारा होती है, तो पेरू की धारा भी नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूराइल भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखेंगे मित्रों तो इस तरह से ये है ऑस्ट्रेलिया का ये वाला भाग हो गया, इस तरह से ये हो गया, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, और कह रहा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो इधर से आती है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, और जो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा होती है वह इधर मुड़ जाती है, और यही होती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित पूर्वी धारा ऑस्ट्रेलिया की, और ये होती है गर्म जल धारा। साथियों यहाँ पे कह क्या रहा है, कौन सी गर्म धारा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के 2 चक्र को पूरा करने के लिए कुल कितनी समय अवधि की आवश्यकता होती है। तो 24 घंटे की होती है या 12 घंटे की होती है या 12 घंटे से कम की होती है या 24 घंटे से अधिक की होती है। तो साथियों जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी एक चक्र पूरा करने में चंद्रमा जो हमारा ये पृथ्वी का एक घूर्णन पूरा करती है वो कम से कम एक जो घूर्णन पूरा करेगी वह 24 घंटे में लगा देगी। 24 घंटा हम जो इस तरह से पृथ्वी जो इस तरह से घूमती है वह 1 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, लेकिन इस एक घूर्णन को पूरा करने में जब तक यह इसके सीध में चंद्रमा के सीध में आती है तब तक यह चंद्रमा भी कुछ आगे बढ़ चुका होता है,
वह एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, यानी कि 24 घंटा प्लस का टाइम लगना चाहिए एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 24 घंटा नहीं, केवल 24 घंटा नहीं होगा, 12 घंटा तो कतई नहीं होगा, 12 घंटा से कम तो और नहीं होगा, 12 घंटा से अधिक। तो इस तरह से 12 घंटा से अधिक का समय लगेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ज्वारीय की उत्पत्ति का स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ज्वार के यहाँ पे होना चाहिए, ज्वार की उत्पत्ति का स्थैतिक तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया है आर ए हैरिस ने, या सर जॉन मरे ने, या विलियम व्हेल ने, या चार्ल्स डार्विन ने। तो इसमें अगर आप देखेंगे साथियों कि किसने किया है, ये आर ए हैरिस ने जो किया था वो स्थैतिक तरंग सिद्धांत किया था। किसने, आर ए हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत किया था। लेकिन अगर आप देखेंगे एयरी ने भी एक सिद्धांत दिया है, और एयरी का जो सिद्धांत है साथियों वह है क्या, नहर सिद्धांत। क्या है, नहर सिद्धांत। और इसके अलावा अगर न्यूटन का आप देखते हैं, न्यूटन ने भी दिया है, और न्यूटन का अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या दिया था, संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत, अरे कहाँ चले गए भैया, संतुलन सिद्धांत। ठीक है, संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने। तो इस तरह से ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा 117 का ए। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। यहाँ पे फिर हम लोग अंडरलाइन करते हैं कि नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा सुमेल नहीं है। विद्वान दिए गए हैं और उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत, इसमें मिलान करना है कि कौन सा मिलान गलत दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मेडाल है इन्होंने संचयी कारण मॉडल दिया था, तो ये मॉडल जो है यह सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि बॉडीवले ने क्या दिया था, परिवहन मॉडल दिया था, तो नहीं दिया था। परिवहन मॉडल कौन दिया था, ये परिवहन मॉडल दिया था रिमर ने। किसने दिया था, रिमर ने। ठीक है, किसने दिया, रिमर ने दिया। और फ्रीडमैन का जो केंद्रीय उपांत सिद्धांत है तो ये भी सही है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं फ्रैंक का, तो यह निर्भरता मॉडल है। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखिएगा, 119 निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है। आचार परक की बात करता है तो ये बिना कुछ लेट लपीट के आप ये किर्क को जानते हैं। किर्क महोदय क्या है, ये आचार परक हैं। वैसे इनका नाम तो जस्ट उल्टा है, किरकिर करते होंगे, पता नहीं कैसे आचार परक हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोग याद करिएगा कि इनका डब्ल्यू किर्क जो है ये महोदय क्या है, आचार परक है। इनका जो स्वभाव है, इनका नाम जो है, इनके दोनों विपरीत है। ठीक है, एक याद करने का तरीका है, बाकी ये विद्वान रहे हैं, इनका हमें किसी भी तरह से अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, बस हम लोग याद करेंगे इस तरह से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है। कौन सा ऐसा है जो कि एक प्रदेश की श्रेणी में आता है, समरूप प्रदेश या लंबवत प्रदेश। लंबवत प्रदेश कौन सा होता है, बहुमूल्य प्रदेश, ऐसा प्रदेश तो नहीं होता है। जनांकिकीय प्रदेश, तो इसमें अगर आप देखेंगे दोनों में, इन दोनों में यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल होता है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे जनांकिकीय प्रदेश की बात अगर करते हैं तो समान जनसंख्या प्रदेश हो सकता है, लेकिन समरूप अगर कहीं पे मिलता है तो वो एक समान का प्रदेश, आप उसको समरूप प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, कौन कहाँ क्या कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन क्या है। कौन कहाँ क्या कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन क्या हो जाएगा, अतिवादी भूगोल है, या क्षेत्रीय विभेदीकरण है, या तंत्र विश्लेषण है, या कल्याण परक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा साथियों, कल्याण परक भूगोल हो जाएगा कि कौन कहाँ क्या कैसे प्राप्त का अध्ययन करना, कल्याण परक हो जाएगा। स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की है। स्थानिक संगठन की संकल्पना अगर आप देखेंगे फ्रांसीसी स्कूल ने, या जर्मन स्कूल ने, या ब्रिटिश स्कूल ने, या अमेरिकन स्कूल ने। तो साथियों स्थानिक संकल्पना जो है वह प्रस्तावित किया है जर्मन भूगोल वेत्ताओं ने। आगे हम लोग देखते हैं, थिसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इट्स ने, बोंग ने, और जोबलर ने, या हैगेट ने। तो इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, 123 का हो जाएगा बोंग। क्या होगा, बोंग। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कालावधि में किसे मात्रात्मक क्रांति के तथाकथित उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है। 1952 से 56 वाला, या 1957 से 60 वाला। यहाँ पे मात्रात्मक क्रांति की बात कर रहा साथियों, मात्रात्मक क्रांति 1957 से 60 के बीच में ही हुआ था, इसको आप लोग जानते रहिएगा।
नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने का प्रयास करिएगा। कैसा ये वीडियो रहा उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला है, छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये तो बहुत सिंपल है, बांग्लादेश हो गया। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब जो होगा प्रैक्टिस, ये 14 नंबर का सेट सॉल्व हो चुका है। अब हम लोगों का जो सॉल्व होगा वो 15 नंबर का होगा, वो कल से उसको भी हम लोग डालते रहेंगे एक एक करके पूरे हफ्ते में, वो भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट संडे को जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।